हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स इंस्पिरेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में किन मदों को शामिल किया जाता है, इसकी विशेषताएं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है, इसके प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जिस प्रकार हम अकाउंटिंग में अकाउंट्स रखते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, लेज़र करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें पता रहता है कि बिज़नेस के द्वारा क्या क्या आर्थिक व्यवहार किए गए हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, ताकि हम उसका रिकॉर्ड्स को देख सकें और उसके प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा सकें। तो वैसे ही देश के द्वारा क्या किया जाता है, भुगतान संतुलन के माध्यम से आर्थिक व्यवहारों को प्रदर्शित किया जाता है। और आर्थिक व्यवहारों को प्रदर्शित भी किस तरीके से किया जाता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखकर किया जाता है। यानी भुगतान संतुलन जो होता है वो किसी देश के लिए होता है, यानी एक देश के द्वारा दूसरे देश के साथ जो आर्थिक व्यवहार किए जाते हैं उनको रिकॉर्ड करना बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। और वो रिकॉर्ड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होते हैं। तो भुगतान संतुलन के अंतर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी के अंदर हम किन किन मदों को शामिल करते हैं? इसमें दृश्य मदें, अदृश्य मदें और कैपिटल आइटम्स तीनों को शामिल किया जाता है। यानी एक देश के द्वारा दूसरे देश में जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का उपयोग करते हैं। तो दृश्य मदों में क्या शामिल होता है? दृश्य मदों में इसमें उत्पादों के आयात में निर्यात को सम्मिलित किया जाता है। अदृश्य मदों में सेवाओं के आयात में निर्यात को सम्मिलित किया जाता है। और पूंजीगत मदों में कैपिटल जो आइटम्स होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो दृश्य मद यानी विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, तो वस्तु को हम देख सकते हैं। यदि एक देश के द्वारा किसी वस्तु का आयात में निर्यात किया जाता है तो उसको हम किस में शामिल करेंगे? विजिबल आइटम्स में शामिल करेंगे। इनविजिबल आइटम्स में जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, यानी सेवाएं, तो सेवाओं के आयात में निर्यात को हम किस में शामिल करेंगे? इनविजिबल आइटम्स में शामिल करेंगे। और कैपिटल जो टर्म होती है, जो एक साल से ज़्यादा के लिए होती है कैपिटल्स आइटम्स, तो उनको हम कैपिटल्स आइटम्स में शामिल करेंगे। जब हम इन आइटम्स की एंट्री करते हैं, चाहे विजिबल हो, इनविजिबल हो या कैपिटल आइटम्स होते हैं, तो इनकी जब हम एंट्री करते हैं, लेखों में इसका विवरण रखा जाता है, तो दोनों पक्ष, एक पक्ष डेबिट होते हैं अकाउंट की लैंग्वेज में और दूसरा पक्ष क्या होता है? क्रेडिट होता है। यानी एक में किसी देश के द्वारा किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त किया जाता है तो उसके बदले में कैश दिया जाता है या फिर कोई वस्तु दी जाती है। यानी एक तरफ हमारा डेबिट होता है, दूसरी तरफ क्रेडिट होता है। तो यहाँ जो अकाउंट में जो अकाउंटिंग की जाती है डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू, तो उसी प्रकार बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डबल एंट्री सिस्टम यानी द्विअंकन प्रणाली के तहत ही यहाँ पर भी लेखा किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, घरेलू बाजार में 2000 रुपये मूल्य की वस्तु खरीदी जाती है और भुगतान के बदले में क्या दिया जाता है? स्वर्ण यानी गोल्ड दिया जाता है विदेश को। यानी एक देश के द्वारा दूसरे देश से 2000 रुपये की वस्तु परचेज़ की गई और उसके बदले में पेमेंट क्या किया गया? स्वर्ण पेमेंट किया गया। तो एक तरफ तो घरेलू बाजार द्वारा वस्तु को खरीदा गया, परचेज़ किया गया, उसके पास वस्तु आई, और दूसरी तरफ उसने वस्तु के बदले में क्या दिया? स्वर्ण दिया। यानी कैश में पेमेंट ना कर कर उसने स्वर्ण में, गोल्ड में पेमेंट किया। तो डेबिट, एक तरफ डेबिट 2000 रुपये होंगे और दूसरी तरफ क्रेडिट क्या होंगे? 2000 रुपये। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी दोनों तरफ के जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस होता है वो बराबर ही होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, काफ़ी रीज़न से। आगे देखिए, भुगतान संतुलन की विशेषताएं। तो भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहली विशेषता यह है कि आर्थिक सौदों का विवरण, यानी किसी भी देश के द्वारा जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, आर्थिक का मतलब होता है मॉनेटरी, जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आएंगे। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसका हम मॉनेटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं मनी में, उनकी ही एंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर की जाएगी। सेकेंड विशेषता क्या आती है? भुगतान संतुलन का स्वरूप।
भुगतान संतुलन प्राय एक विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसमें भुगतान संतुलन किसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है? एक विवरण के रूप में, एक स्टेटमेंट है। एक तरफ डेबिट की एंट्री की जाती है और दूसरी तरफ हम क्रेडिट की एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट विशेषता क्या होती है? इसमें मॉनेटरी आइटम्स को लिखा जाता है एक, और सेकंड ये एक विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक तरफ डेबिट होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? क्रेडिट आइटम्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम लिखते हैं। थर्ड क्या है? ये एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है। निश्चित अवधि कितनी होती है? प्राय 1 वर्ष के लिए इसको बनाया जाता है, भुगतान संतुलन को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। नंबर 4, प्राप्तियों भुगतान को सम्मिलित करना। यानी इसमें एक देश के द्वारा क्या रिसीव किया गया है और क्या पेमेंट किया गया है उसके बदले, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। हम गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो भी 1 साल का होता है, और हम गवर्नमेंट के बजट में भी गवर्नमेंट के द्वारा क्या रिसीव किया गया है, उसका बजट घाटा कितना हुआ है, क्या उसकी भुगतान थे, क्या उसकी प्राप्तियाँ थी, वही सब हम बजट के अंदर देखते हैं। तो एक तरीके से ये वही है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी एक विवरण की तरह होता है और इसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को ही लिखा जाता है। एक देश के द्वारा दूसरे देश में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, और इसकी अवधि भी कितनी होती है? 1 वर्ष की होती है। नंबर 5, भुगतान संतुलन में दृश्य व अदृश्य दोनों मदों को सम्मिलित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कई बार कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल आइटम्स तीनों को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में BOP में शामिल किया जाता है। नंबर 6, सरकारी व गैर सरकारी सभी प्राप्तियों भुगतानों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। नंबर 7, द्विअंकन प्रणाली अपनाई जाती है। यानी इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है, ट्रांजेक्शन्स जो हम करते हैं, वो डेबिट साइड भी होता है और क्रेडिट साइड भी होता है। तो यहाँ पर जो एंट्री की जाती है वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत की जाती है। यानी एक पक्ष डेबिट होता है, दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है, दोनों पक्ष क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब बताती बैलेंस ऑफ ट्रेड की, व्यापार संतुलन। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें निश्चित अवधि में एक देश के आयात और निर्यातों का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। यानी एक देश के द्वारा एक निश्चित अवधि के अंतर्गत आयात और निर्यातों का जो अंतर है वही क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को एक सांख्यिकी सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वे वस्तुएं या माल जिनका बंदरगाहों व हवाई अड्डों आदि पर आने या जाने का लेखा होता है, उन्हें व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ दृश्य चीज़ों को ही शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल तीनों चीज़ें शामिल थी, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत हम सिर्फ विजिबल चीज़ें ही लेंगे। यानी जिनको हम देख सकते हैं, ओनली वही चीज़ें शामिल होंगी। इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंतर्गत, यानी दृश्य चीज़ों के ही निर्यात और आयात को बैलेंस ऑफ ट्रेड में शामिल किया जाता है। एक चीज़ और, दृश्य चीज़ें तो हैं लेकिन सिर्फ विदेशी व्यापार की दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। अब देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर I जो डिनोट करता है वो व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिनोट करता है। X का मतलब होता है कुल निर्यात यानी कि टोटल एक्सपोर्ट। T का मतलब होता है टाइम, यानी एक निश्चित समय या एक वर्ष विशेष के अंतर्गत, एक निश्चित समय के अंतर्गत एक देश के द्वारा कुल कितने निर्यात किए गए, यानी कुल कितने एक्सपोर्ट किए गए। और M का मतलब होता है यह कुल आयात यानी कि टोटल इंपोर्ट। और टाइम, T का मतलब टाइम। तो एक निश्चित समय के अंतर्गत कुल कितने निर्यात और कुल कितने आयात किए गए, उसके अंतर को हम क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। व्यापार संतुलन का स्वरूप, यहाँ जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो अनुकूल व्यापार संतुलन और प्रतिकूल व्यापार संतुलन और साम्य व्यापार संतुलन यानी तीनों रूपों में हो सकता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किस तरीके से हो सकता है? पहला हमारा अनुकूल व्यापार संतुलन। अनुकूल व्यापार संतुलन कैसे होगा कि जब विदेशी
व्यापार करते वक्त यानी विदेशी व्यापार करते वक्त जब आयातों की तुलना में निर्यात अधिक हो, यानी मान के चलिए भारत के द्वारा इंपोर्ट कम किया जाता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है, यानी सामान को परचेज़ कम किया जाता है बल्कि बेचा ज़्यादा जाता है, तो हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम सामान को परचेज़ तो कम कर रहे हैं और साथ ज़्यादा बिक्री कर रहे हैं, तो बिक्री ज़्यादा होगी तो अमाउंट भी हमारे पास ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर अनुकूल व्यापार संतुलन कब होगा? जब हमारी आयातों की तुलना में निर्यात अधिक होते हैं, बिक्री हमारी ज़्यादा होती है आयात से, तो वहाँ पर अनुकूल व्यापार संतुलन होगा। प्रतिकूल व्यापार संतुलन अनुकूल व्यापार संतुलन का उल्टा होगा, यानी कि निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है। जब हम ज़्यादा परचेज करते हैं और सेल हमारी कम होती है तो वहाँ पर प्रतिकूल व्यापार संतुलन होता है। अब साम्य व्यापार संतुलन, यानी जब किसी वर्ष विशेष में आयात व निर्यात दोनों बराबर होते हैं तो उस व्यापार को हम क्या कहते हैं? साम्य व्यापार संतुलन कहते हैं। ये स्थिति दिखाई नहीं देती, इनको ये स्थिति वास्तव में होती नहीं है, लेकिन एक टाइप के तौर पर इसको यहाँ पर बताया गया है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है और साम्य भी हो सकता है। यानी आयात और निर्यात दोनों बराबर जहाँ होंगे वहाँ पर हम साम्य व्यापार संतुलन देखते हैं। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसका फॉर्मेट है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्स्ट हमारे पास करंट अकाउंट होता है एंड BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अपन ने फर्स्ट पढ़ा था, इसमें तीनों चीज़ें शामिल होती थी, विजिबल भी, इनविजिबल भी और कैपिटल आइटम्स भी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट्स को देखते हैं। करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है? करंट अकाउंट के अंतर्गत विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और एक पक्षीय भुगतान यानी गिफ्ट्स या ग्रांट्स, इन तीनों को हम शामिल करते हैं जो सिर्फ करंट अकाउंट के अंदर शामिल होते हैं। कैपिटल में क्या शामिल होता है? कैपिटल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी जो 1 साल से ज़्यादा का होता है उसको हम कैपिटल्स में शामिल करते हैं, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है इसमें। पब्लिक इन्वेस्टमेंट में 3 चीज़ें आती है, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये तीनों पब्लिक इन्वेस्टमेंट में शामिल होते हैं। एंड कैपिटल अकाउंट में थर्ड आता है लोन एंड बोरोइंग। इन तीनों चीज़ों को हम कैपिटल अकाउंट में शामिल करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के पर्टिकुलर फर्स्ट में हमारा करंट अकाउंट आ जाएगा, सेकंड में हमारा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, थर्ड अगर कोई एरर होती है तो वो भी यहाँ पर शामिल हो जाएगी। इन तीनों अकाउंट्स के ऐड होने पर क्या आ जाएगी? हमारा ये टोटल हो जाएगा यहाँ पर, और उसी को ही हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। यहाँ इधर इसकी डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट लिख दी जाएगी कि कितना हमारा हमने इंपोर्ट किया है, कितने हमने एक्सपोर्ट किया है। देखिए, तो इस प्रकार बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट होते हैं? मेनली 2 अकाउंट होते हैं। पहला हमारा करंट अकाउंट होता है और दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट क्या होता है ये देखिए। करंट अकाउंट में इस अकाउंट में व्यापार संतुलन यानी कि वस्तुओं का आयात व निर्यात, सेवाओं का आयात व निर्यात व एक पक्षीय भुगतान को शामिल किया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि सिर्फ वस्तुओं का आयात, लेकिन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का टर्म है तो करंट अकाउंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं, वहाँ पर वस्तु भी शामिल होती है, सेवा भी शामिल होती है और जो एक पक्षीय भुगतान होते हैं वो भी शामिल होता है। तो इस करंट अकाउंट के अंदर हम तीनों चीज़ों को शामिल करते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस एंड जो यूनिलैटरल पेमेंट्स होते हैं, एक पक्षीय जो भुगतान होते हैं उनको भी हम शामिल करते हैं। इसमें गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आ जाते हैं। यानी करंट अकाउंट का महत्वपूर्ण अवलोकन, यानी करंट अकाउंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है कि सभी उत्पादों व सेवाओं के निर्यात को धनात्मक मद माना जाता है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा देश में आती है। सेकंड, सभी उत्पाद व सेवा के आयात को ऋणात्मक मद माना जाता है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम वस्तु सेवाओं का इंपोर्ट भी करते हैं और उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। नंबर थर्ड, एक तरफा भुगतान की प्राप्ति धनात्मक मानी जाती है और एक तरफा भुगतान चुकाने को ऋणात्मक माना जाता है।
ठीक है, तो ये करंट अकाउंट है, उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। वह खाता जिसमें उन सभी व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है जिसके कारण एक देश का अन्य देश के साथ व्यापार के दौरान संपत्ति व उत्तरदायित्व के स्तर में परिवर्तन होता है। यानी यह कैपिटल अकाउंट के में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, यानी ये इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा होते हैं, तो 1 साल से ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट होता है तो वो संपत्ति असेट्स और लायबिलिटी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है उनमें उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाएगा जो कि 1 साल से ज़्यादा के होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। फर्स्ट है हमारा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड हमारा आ जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो नंबर फर्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसमें एक देश के द्वारा अन्य देश में जाकर ऐसी संपत्तियों का क्रय किया जाता है जिन पर उनका नियंत्रण हो जाता है, या अन्य देश में 10% से अधिक की प्रतिभूतियों का क्रय कर लिया जाता है, यानी सिक्योरिटीज़। प्रतिभूतियों का मतलब होता है सिक्योरिटीज़। या फिर एक देश की कंपनी द्वारा अन्य देश में रोज़गार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किसी उपक्रम की स्थापना की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब आप ये मत लीजिए कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसे दे दिए अदर देश को, उसमें पैसे देकर इन्वेस्टमेंट कर दिए, नहीं। यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम वहाँ पर अन्य देश में जाकर संपत्ति को क्रय कर सकते हैं, 10% से अधिक मूल्य की जो सिक्योरिटीज़ होती है उनको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर वहाँ रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अपने उपक्रम की स्थापना भी कर सकते हैं। वहाँ जाकर हम कोई भी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें हम उन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण होता है, जिन चीज़ों में हम इन्वेस्ट करते हैं अदर कंट्री में जाकर, तो उस कंट्री पर इन चीज़ों पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है, खुद का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एक देश के द्वारा अन्य देश की संपत्तियों का क्रय इस प्रकार किया जाता है कि उन संपत्तियों का क्रय इस प्रकार किया जाता है कि उन संपत्तियों पर नियंत्रण न रखा जा सके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम जो भी परचेज़ करते हैं, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, परचेज़ नहीं, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर हमारा कंट्रोल होता है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश में जिन चीज़ों को हम क्रय करते हैं, जिन संपत्तियों में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन पर नियंत्रण नहीं होता है। उन पर नियंत्रण क्या होता है, नहीं होता है। यानी 10% से कम निवेश किया जाता है और इनकी समय अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि से ज़्यादा होती है। नंबर थर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यह एक प्रकार के FII है, यानी इसको भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की तरह ही हम देख सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का FII ही है, परंतु इनकी समयावधि 1 वर्ष से कम की होती है। जैसे कि शेयर व स्टॉक में ही हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने 3 चीज़ों को देखा है। फर्स्ट थिंग हमारी यहाँ आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें उन अन्य देश में जाकर ऐसे संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस पर हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। और अगर हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका मूल्य 10% से ज़्यादा होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसमें निवेश 10% से कम होता है, लेकिन इसकी अवधि क्या होती है, 1 वर्ष से ज़्यादा की होती है। एंड थर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें शेयर और स्टॉक में ही हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में इम्पोर्टेंट क्या क्या हो जाता है, यानी सभी पूंजीगत व्यवहार, यानी सभी कैपिटल ट्रांजैक्शन जिनके कारण देश में अन्य देशों से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, उन्हें हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐड कर देते हैं। और ऐसे ट्रांजैक्शंस जिससे देश से विदेशी मुद्रा का भुगतान होता है, यानी विदेशी मुद्रा देश से जाती है, तो उन्हें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट से घटा देते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की मदों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है
ॲकोमोडेटिंग आयटम्स यानी कि अनुग्रहकारीमध्ये, और सेकंड होता है हमारा ऑटोनोमस आइटम यानी स्वायत्तमध्ये। तो ये होती क्या है अनुग्रहमध्ये और स्वायत्तमध्ये, तो चलिए देखते हैं। एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं? वह मदे जिनका प्रयोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हटाने के लिए किया जाता है, यानी कि असंतुलन को हटाने के लिए किया जाता है। इन मदों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भुगतान संतुलन खाते के दोनों पक्षों को बैलेंस करना होता है, यानी डेबिट और क्रेडिट जो दोनों पक्ष होते हैं उनको बैलेंस में रखना इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है। इन मदों को बिलो द लाइंस आइटम या एग्जाम्पल पोर्ट इन मेजर आइटम्स भी कहते हैं। याद रखिएगा कि अनुग्रह मदे यानी जिसको हम एकोमोडेटिंग आइटम्स बोलते हैं, उनका दूसरा नाम क्या हो सकता है? अदर नेम हम कैसे पहचान सकते हैं उसको अदर नेम में? बिलो द लाइन आइटम्स या फिर एग्जाम्पल पोर्ट इन मेजर आइटम्स भी इनको हम कहते हैं। स्वायत्तमध्ये क्या होगी? वह मदे जो बीओपी खाते में सम्मिलित तो होती हैं परंतु बैलेंस ऑफ पेमेंट को यानी बीओपी को बैलेंस करने में इन मदों की कोई भूमिका नहीं होती है। इन मदों को अबोव द लाइन आइटम्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बीओपी है उनकी मदों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहली मदें आती है हमारी एकोमोडेटिंग, सेकंड आती है ऑटोनोमस यानी कि अनुग्रह मदें और स्वायत्त मदें। अनुग्रह जो मदें होती हैं वो दोनों पक्षों को बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही दोनों पक्ष को यानी डेबिट और क्रेडिट पक्ष को बैलेंस करना होता है, और इसको हम बिलो द लाइंस या फिर एग्जाम्पल पोर्ट इन मेजर आइटम्स के नाम से जान सकते हैं इनको। ये इनके दूसरे नाम हैं। और ऑटोनोमस आइटम्स में जो हमारा बैलेंस होता है डेबिट और क्रेडिट साइड का, उसको बराबर करने में बैलेंस करने में कोई भूमिका नहीं होती है ऑटोनोमस आइटम्स की। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? अबोव द लाइन आइटम्स भी कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट नोट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए स्पेशल रिजर्व असेट्स अकाउंट यानी स्पेशल सेटलमेंट का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बीओपी को बैलेंस करने के लिए किस स्टेटमेंट का या किस अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेशल रिजर्व असेट्स अकाउंट या फिर स्पेशल स्टेटमेंट का ही प्रयोग किया जाता है। और ये किसके अंदर आता है? ये एकोमोडेटिंग प्रकृति का होता है। क्यों? एकोमोडेटिंग में हमने अभी पढ़ा है कि एकोमोडेटिंग जो भी आइटम्स होते हैं, स्वायत्त एकोमोडेटिंग जो भी मदें होती हैं वो बैलेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनको बैलेंस करने में उनका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसलिए स्पेशल रिजर्व असेट्स अकाउंट और स्पेशल स्टेटमेंट अकाउंट की प्रकृति कैसी होती है? एकोमोडेटिंग प्रकृति होती है, यानी अनुग्रह मदें होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऑब्जेक्टिव वगैरह तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।